तो सभी झारखंड वासियों को विजयदशमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पढ़ाई भी। थोड़ा सा तो सॉरी बोलूँगा इसके लिए, क्योंकि मैं टाइम को दिया था कि सुबह तक वीडियो मिल जाएगा बट नहीं मिल पाया, तो उसके लिए सॉरी फॉर दैट। मटेरियल जुगाड़ करने में काफ़ी समय लग जाता है, प्लस में कल घूमने का प्रोसेस भी ज़्यादा चल गया दोस्तों के चक्कर में, तो ये सारा कुछ कहानी था, तो सॉरी फॉर दैट। बट क्या कर सकते हैं इसमें, बट पढ़ाई को भी लेके चलना है, देर आएगा सवेरा आएगा। और मटेरियल तो मैं सोच रहा था कि जेपीसी का कॉर्नर ना डालूंगा आज, लेकिन अंततः मैं इसको ऐड कर ही दिया। तो आइए एक बहुत ही फ्रूटफुल डिस्कशन होगा यार, बहुत मज़ा आ जाएगा आपको अच्छे क्लास में। तो जब समय मिलेगा इसको जरूर देख लीजिएगा, और पीडीएफ जैसा आपको पता है टेलीग्राम से डाउनलोड आपको कर लेना है। ओके देन, तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रूटफुल सेशन। जनरल स्टडीज़ का पार्ट नंबर 24 रहेगा। जेएसएससी के सभी एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होगा यह लेक्चर। तो आइए देखते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं। सबसे पहले तो एक इंडेक्स आया है, ये इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन आएगा जिसका नाम है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में सबसे पहला तो क्वेश्चन आपसे ये पूछेंगे कि इंडिया का आखिर रैंक है क्या। तो इंडिया का रैंक 2022 में 40वां रैंक पर हम लोग आ चुके हैं भाई। इनोवेशन समझते हैं ना, नवाचार होता है, यानी कि लोग अपना बुद्धि का प्रयोग करके कुछ नए नए चीज़ जैसे डेवलप करते हैं, तो उसको इनोवेशन कहा जाता है। तो उसमें इंडिया जो है सब काफ़ी आगे निकल कर आ रहा है। 2015 में हम लोग का रैंक 81वां था, और 2021 में देखिए 46वां स्थान थे, और देख सकते हैं 2022 में हम लोग 40वां स्थान पे खड़े हैं। तो सोच रहे हैं कि धीरे धीरे हमारा जो रैंक है वह इम्प्रूव हो रहा है, यानी कि लोग यहाँ पे इनोवेटिव हो रहे हैं, नए नए आइडिया को लेकर आ रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, पता है ये सब कैसे हो सका। राजीव गांधी के टाइम में यहाँ पे कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस किया गया। अगर कंप्यूटर नहीं आता तो इतना सारा रिवोल्यूशन आता ही नहीं। जिस समय कंप्यूटर आ रहा था उस समय लोग बोल रहे थे कि बहुत सारे लोगों का जॉब छीन जाएगा, कैसे कैसे काम होगा, ठीक है, लोग कहाँ जाएंगे। लेकिन आज देखिए होता है ना कि जब टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता है ना, तो जो भी उसी के अकॉर्डिंग जो है से हो जाता है। तो हम लोग कुछ नहीं, ये सब मतलब माइंड में मत सोचेगा कि ये काम नहीं करेंगे तो वो काम नहीं करेंगे। तरीका ढूंढिए कोई भी चीज़, ठीक है ना। आप लोग तो सुने होंगे ये सब चीज़ कि टाटा क्या है, टाटा मतलब भारत का सबसे बड़ा लोहार बोलिए उसको। बाटा क्या है, तो सबसे बड़ा वो चमार है, ठीक है। ब्रांड बनिए, ब्रांड, इसको बोला जाता है इनोवेशन, ठीक है। तो बात समझ सकते हैं इस तरह से। तो 40वां स्थान हमारा है, हमारा 40वां स्थान है, तो हमसे ऊपर भी तो कोई होगा। जी हाँ, स्विट्जरलैंड जो है सिर्फ 12वां टाइम, मतलब गजब, 12वीं बार जो है टॉप किया इस लिस्ट को। उसके बाद यूएसए है, स्वीडन है, यूके और नीदरलैंड, यानी कि सबसे ज़्यादा इनोवेटिव लोग स्विट्जरलैंड में रहते हैं, ठीक है। तो दर्जन भर का हेडक्वार्टर तो आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पहला क्वेश्चन बनता है इंडिया का रैंक। दूसरा, टॉप कौन किया, वो भी आपसे पूछ सकते हैं। थीम 2022 के लिए क्या क्या रखा गया है भाई, तो यह है आईपी। आईपी मतलब होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ना, एंड यूथ इनोवेटिंग फॉर अ बेटर फ्यूचर, यानी यूथ जो है से आईपी का यूज करके, मतलब जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है और यूथ को इनोवेट कर हम लोग को बेटर फ्यूचर यहाँ पे देना है। यही 2022 के लिए थीम रखा गया है। ये जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 बोले या फिर जो रिलीज किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, तो नाम है उसका वीपो, यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्ट हो सकता है, फुल फॉर्म ही पूछ दें आपसे। देखिए जीएस का ना कोई माए बाप नहीं है, ठीक है, कि हमें जो है से यही पूछेंगे। बहुत ही एक ब्रॉड सेक्शन होता है, तो ध्यान से पढ़िए, रटना नहीं है, आराम आराम से एंजॉय करके पढ़िए, सब चीज़ ऐसा धीरे धीरे माइंड में चला जाएगा। तो वीपो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, और 2007 से ये रिलीज कर रहा है यह डेटा को ना, यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसको ध्यान रखिएगा। इस्टेब्लिश को किया गया था वीपो को 1967 में, उसी समय जिस समय जो है से यूएपी आया था, याद है आपको, बताया था अभी, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। अभी पीएफआई को बैन किया गया था, आपको याद होगा, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ओके। तो उसको जो है से उस समय आया था, तो यूएपीए भी उसी समय का है, तो सबको कनेक्ट करके याद रखिए। टोटल मेंबर कंट्री कितने हैं, तो 193, जितना कि यूएन में मेंबर है, ओके। योकोहामा, ध्यान देखिए, जापान का जो योकोहामा है, इधर टॉप टेक हब इन द वर्ल्ड, टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा जो अगर हब बोले तो वह योकोहामा जापान होता है, टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे है। और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 26 अप्रैल को मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 26 अप्रैल को माना जाता है। जैसे कि मान लेते हैं कि मैं ये लेक्चर ला रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा जो है से इनोवेटिव मेरा आइडिया है कि मैं इसको अपने तरह से प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो मेरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। तो अगर मेरे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कोई अगर हनन करेगा तो इस पर मैं केस भी फाइल कर सकता हूँ, तो राइट भी मेरे पास है, ओके। तो इस तरह से देख सकते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इंडिया का रैंक 14, ठीक है, और टॉप पे स्विट्जरलैंड। कब से क्या हुआ डेटा, सारा को देख लीजिएगा। अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा वीपो का, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का, तो टॉप जो 10 है कंट्री आपको देखने को मिलेगा। ऐसे तो नॉर्मल जो एग्जाम होते हैं, वन टाइप के एग्जाम बोले, जैसे कि अगर जेएसएससी का अलग अलग वेरियस एग्जाम ले, आप लोग को मैं जेएसएससी के लिए पढ़ा रहा हूँ, तो कम से कम तो आपको फर्स्ट पता होना चाहिए कौन है और आपका इंडिया का रैंक कितना है।
लेकिन जेपीएससी जैसे एग्जाम में कम से कम 5 आपको याद रखना होगा। जैसे स्विट्जरलैंड आपको है, फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, स्वीडन है, यूनाइटेड किंगडम है। इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जेपीएससी का हो सकता है, देखिए चीफ मिनिस्टर अभी जो जेपीएससी की जो चेयरमैन है उनसे जाके बात कर रहे थे, तो हो सकता है कि 11वां जेपीएससी का नोटिफिकेशन आप लोग को देखने को मिल जाए, तो थोड़ा तैयार रहिए, इसीलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, नीलिमा करकेटा भी जेपीएससी के चेयरमैन है, चलिए कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सेकंड पे है, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम, उसके बाद नीदरलैंड। तो कम से कम देखिए 10 है, तो 5 कम से कम आपको याद रख लेना है आपको। ओके, तो ध्यान रखिएगा, ये सारा डेटा हो गया। बाकी क्वेश्चन पे आते हैं। हाल में ये सारा बहुत न्यूज में रहा था, तो इसको देख लीजिए कि कौन सा कम्युनिटी कहाँ पे बिलोंग करता है। उइगुर मुस्लिम के बारे में बात किया जा रहा है, फिर रोहिंग्या है, सिंहाला कम्युनिटी, फिर ओंगी। कहाँ पे पाया जाता है? ओंगी तो पता होगा, अभी कुछ ही दिन पहले डिस्कस किया था ना, याद आ रहा है ओंगी। तो चलिए आइए मैच करते हैं इसको। उइगुर मुस्लिम आपको देखने को मिलेगा चाइना में, काफ़ी न्यूज में रहता है उइगुर मुस्लिम, क्योंकि चाइना सप्रेस उनको करते रहता है। रोहिंग्या मुस्लिम जो है म्यांमार में काफ़ी न्यूज में रहता है, उनको आपको पता होगा कितना बैड कंडीशन हुआ था, तो बांग्लादेश में कितना शिफ्ट हुए। सिंहाला कम्युनिटी श्रृंखला का है ना, सिंहाला कम्युनिटी श्रृंखला का है। और ओंगे ट्राइब आपको देखने मिलेगा अंडमान एंड निकोबार। तो 1 का ए का हो गया 3, बी का हो गया 4, सी का हो गया 2, यानी कि लग रहा है ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, इसको देख लीजिएगा ना। तो ये सारा कम्युनिटी न्यूज में रहता है, आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। ठीक है, म्यांमार को पुराना आप लोग बर्मा बोलते हैं ना, रंगून आपको पता होगा सबको, बहादुर शाह जफर को भेजा गया था, वो रंगून बर्मा में ही है ना, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, श्रीलंका को पुराने जमाना में सिलोन कहते थे, आपको आइडिया होना चाहिए। और श्रीलंका का करेंसी कोड लंकन रुपी। अब देखिए लेक्चर को मैं धीरे धीरे ना और इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। जैसे कि मैं एक कंट्री को लूंगा और जो एक दिन में जो एक लेक्चर आएगा इसका, एक कंट्री को लूंगा, उसका सारा डिटेल जो इंपॉर्टेंट चीज़ एग्जाम में बन सकता है वो बता दूंगा। दूसरा बात है कि एक स्टेट को लूंगा जो न्यूज में रहेगा, और उसके बारे में हर एक चीज़ आपको डिटेल में समझा दूंगा। वही सारे पॉइंट को डिस्कस किया जाएगा जो कि एग्जाम के लिए रिलेवेंट होगा, फालतू चीज़ डिस्कस नहीं किया जाएगा। ओके, तो इस तरह से आगे लेक्चर 2 सेक्शन में इसमें और ऐड करने वाला हूं, तो धीरे धीरे इंप्रूव्ड वर्जन इसको देखने को मिलेगा आपको। ओके, आंसर इसका सी हो गया। एक और मैच कीजिए जरा, इसमें मेजर पोर्ट नेम है ना, पोर्ट नेम है और इसका लोकेशन कहाँ पे है। जैसे अगर हम्बनटोटा पोर्ट के बारे में बात करें, सीतवे पोर्ट के बारे में बात करें, चाबहार पोर्ट के बारे में बात करें और ग्वादर पोर्ट का, मैं तो चाह रहा था कि इसका लोकेशन भी आपको मैप में दिखाऊं, बट आज उतना नहीं हो पाएगा क्योंकि आज पता है अभी घर से भी फोन आ रहा है, अभी मुझे निकलना है, पता चलेगा उन लोग को लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मम्मी से सुनना पड़ेगा। हम्बनटोटा पोर्ट कहाँ पे है? तो हम्बनटोटा पोर्ट जो है श्रीलंका में है, चाइना इसको डेवलप कर रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। सीतवे पोर्ट हम लोग डेवलप कर रहे हैं म्यांमार में, इसको ध्यान रखिएगा। चाबहार पोर्ट भी हम लोग जो है डेवलप कर रहे हैं, एप कर रहे हैं हम लोग, चाबहार ईरान में ना। और एक ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान में डेवलप किया जा रहा है, ये भी चाइना कर रहा है, तो हम लोग भी डेवलप कर रहे हैं, तो चाइना भी पीछे नहीं है, उसके पास तो अपना सी बॉर्डर नहीं है। ओके, और साउथ चाइना सी पर वहाँ जो है से मतलब आगे साइड में देखने को मिलेगा, तो सी जो वहाँ से आपको देखने को मिलेगा, ये जो साउथ चाइना सी है तो उस पर अपना कब्जा जो है से वह करे रहता है। ठीक है, तो ये सब कुछ आइडिया होना चाहिए। तो अलग अलग लोकेशन में जो है से इंडिया को घेरने के चक्कर में चाइना जो है से अलग अलग जगह पे हम्बनटोटा पोर्ट मतलब डेवलप करता है। जैसे हम्बनटोटा हो गया, इधर पाकिस्तान में उसका ग्वादर पोर्ट हो गया, तो ये सारा चीज़ को देख लीजिएगा। मैच करना होगा तो हम्बनटोटा ए का आ गया 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1, अरे भाई इसका भी सी ही हो गया, आंसर इसका भी सी होगा, देख लीजिएगा। ठीक है, चाबहार काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है ना ईरान में। ठीक है, अब ईरान में तो वहाँ भी एक और जगह है जो कि बताया था आपको, रामसर ना, जहाँ पे रामसर कन्वेंशन हुआ था 1970 में। ठीक है, बैलेंस द फ्लोइंग इक्वेशन टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पी क्यू एक्स वाई एंड जेड। पी क्यू एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकालना है, इस इक्वेशन को देख लीजिए, यह फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है, तो इसको बैलेंस करके आपको वैल्यू निकालना है। बैलेंसिंग करने के बाद पी का 6, क्यू का 12, एक्स का 1, वाई का 6 और जेड का भी वैल्यू 6 आता है। ये सब पता होना चाहिए। बैलेंसिंग करने को बताऊंगा तो आधा घंटा समय लग जाएगा, इस तरह से कहानी होता है इसका। 6 होता है यहाँ पे CO2, 12 H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होता है, यहाँ पे ग्लूकोज बनता है, वाटर और फिर ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज होता है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं कि जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के ड्यूरेशन में जो ड्यूरिंग जो रिलीज होता है वह कहाँ से आता है, तो ये वाटर से मिलता है ना। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल और सनलाइट के एनर्जी मतलब प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होता ही है। ग्लूकोज का फॉर्मूला है ये, ठीक है, ग्लूकोज का देख लीजिएगा C6H12O6 ना, ये इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पे शुगर लिख दिए हैं, इसी का फॉर्म लगभग होता है बट ऐसे नहीं लिखना है, ग्लूकोज है। ठीक है, आंसर इसका डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन द पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट दैट हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कॉपर, क्लोरीन, आयरन या मरकरी। मैं तो इस क्वेश्चन को बहुत बाद में देखा, मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको बता देना चाहिए
क्योंकि लास्ट में पीरियोडिक टेबल को डिस्कस किया था, उसमें बताया था कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, सुनिए बताया था ना, तो वह ये क्वेश्चन वही था कि जिसका जो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वह आपको बताया था क्लोरीन। तो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन का होता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। आंसर इसका बी हो गया। डिटेल में आपको पूरा पीरियोडिक टेबल डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, तो सबको देख लीजिएगा। इन ऑर्डर टू हैव अ वर्चुअल इमेज इन अ कनकेव मिरर द ऑब्जेक्ट शुड बी, बोला जा रहा है कि कनकेव मिरर में, कनकेव मिरर का नाम सुने हैं, कनकेव मिरर में अगर आपको वर्चुअल इमेज जो है प्राप्त करना है तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना होगा। आइए डायग्राम दिखाते हैं इसका। इस तरह से पढ़े होंगे, कनकेव मिरर इस तरह का होता है, ठीक है। जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है वह उसमें क्या होता है, वह जो है से गड्ढा में होता है, इस तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। और कर्व रहता है, वह रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है, वो अदर पार्ट को हम लोग कलर कर देते हैं, तो इधर से रिफ्लेक्ट होता है। तो जब इमेज को ना, सॉरी, जो ऑब्जेक्ट है उसको ए फॉर पी, ये मतलब होता है फोकस और पी होता है प्रिंसिपल, ठीक है। सॉरी आज ना गड़बड़ हो रहा है, पी मतलब होता है पोल, लगता है 10th क्लास बोल रहा हूँ। तो यह फोकस है आपका, प्रिंसिपल फोकस के नाम से भी जाना जाता है, और यह पोल होता है। तो उसके बीच में जो ऑब्जेक्ट को रखा जाता है ना, तो एक लाइट यहाँ से होकर एफ से गुजरता है और दूसरा लाइट जो है यहाँ से सी से गुजरता है। तो इस तरह से इधर देखिए, दोनों जो रे है इधर इधर, इन लोग के बीच का डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है। तो इसका मतलब है कि ए साइड में तो इन लोग मिलने वाले नहीं हैं, तो बैक साइड में बढ़ाते हैं, तो हम लोग को बिहाइंड द मिरर जो है से हम लोग को इमेज मिलता है, और बिहाइंड द मिरर मिलता है तो ये वर्चुअल इमेज आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो होता है केस होता है, आप लोग को अगर याद हो क्लास 10, तो ये जो छठा इमेज था, छठा इमेज पड़ता है ना एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर बात करें, तो ये छठा होता है, तो वही वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। जो वर्चुअल होता है इरेक्ट होता है, जो रियल होता है इन्वर्टेड होता है। वर्चुअल इमेज को पर्दा पर नहीं उतार सकते हैं, यानी कि उसको जो आप लोग प्रोजेक्टर से मूवी देखते हैं ना पर्दा पर, तो उसको उस तरह से आप लोग नहीं उतार सकते हैं ना, इसको ध्यान रखिएगा, ओके। चलिए, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, देख लीजिएगा। बिटवीन द टोटल फोकल पॉइंट एंड बिहाइंड द मिरर, ये तो नहीं होगा। बिहाइंड द फोकल लेंथ, बियॉन्ड द डिस्टेंस फ्रॉम द बिटवीन द फोकल पॉइंट एंड द मिरर, तो यही सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ मिरर बोल दिया है, तो मिरर का जो पोल होता है ना वो सेंट्रल पॉइंट होता है। तो इस तरह से देखिए ऑप्शन को थोड़ा सा ना आपको घुमा के दे सकता है, तो समझ में आना चाहिए कि फोकल पॉइंट यानी कि एफ हो गया ये वाला, और यहाँ पे बोला मिरर, तो मिरर का सेंट्रल पॉइंट क्या होता है, वह पोल होता है। तो इस तरह से दोनों के बीच में हो जाएगा। तो आंसर आपको डी लगाना है। तो पढ़ के भी जाइएगा डायरेक्ट, तो भी आपको दिमाग लगाना होगा, ठीक है। इसीलिए बोलता हूँ कि डिटेल में कॉन्सेप्ट को समझ के जाइए, दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बाकी अगर अंदर में जाकर आपसे कुछ पॉइंट पूछें तो ध्यान रखिएगा। क्या पूछ सकते हैं आपसे कि जो फोकस होता है वह क्या होता है, तो जितना भी इंसिडेंट रे होता है, इंसिडेंट रे जितना भी हो, आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पे गुजरता है, जिस पॉइंट पे गुजरता है उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। उसको ध्यान रखिएगा। जितना भी रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आएगा, पैरेलल के बारे में बात कर रहा हूँ, तो दर्पण से टकराने के बाद सारा का सारा जो है एफ से ही गुजरेगा, यह होता है फोकस, प्रिंसिपल फोकस के नाम से जाना जाता है। पी द सेंट्रल पॉइंट ऑफ मिरर, इसको पी बोलते हैं। और दोनों जो देख रहे हैं, ए जो पॉइंट यहाँ से देखने को मिल रहा है, ए वाला, जहाँ जिस एरिया से मिरर का वह पार्ट जहाँ से रिफ्लेक्शन हो सकता है उसको अपर्चर बोला जाता है, ठीक है, उसको ध्यान रखें। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज मेजर्ड बाय, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो होता है किससे मेजर किया जाता है, एमीटर से, पोटेंशियोमीटर से, वोल्ट मीटर से, ओम मीटर से। इसका आंसर ओम मीटर हो जाएगा। वोल्ट मीटर से वोल्टेज नापा जाता है, एमीटर से क्या नापा जाता है, एमीटर से करंट नापा जाता है। क्वेश्चन ये कभी डिस्कस नहीं किया हूँ, पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर का यूज कहाँ पे किया जाता है, आप लोग से मेरा एक क्वेश्चन है। जब पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा पोटेंशियोमीटर का क्या यूज होता है। जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, ठीक है, दे देता हूँ। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। जो रेजिस्टेंस से अगर आपसे पूछ दें तो पता होना चाहिए। जो रेजिस्टेंस होता है किसी वायर का, वह लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो रेजिस्टेंस होता है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया का। अगर दोनों को अगर कंबाइन किया जाए तो यहाँ से आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली का साइन देना है, एल अपॉन ए आ जाएगा। तो यहाँ से अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाया जाए तो रो एल अपॉन ए आ जाता है। तो ये फार्मूला होता है। ये जो रेजिस्टेंस होता है वह लेंथ पर डिपेंड करता है, वायर पर का एरिया पर, इसके साथ नेचर पे भी डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, ठीक है, सब पे डिपेंड करता है। लेकिन जो रो दिखने को मिल रहा है इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, और सिर्फ नेचर और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ध्यान रखिए, क्वेश्चन पास्ट में बना है तो आगे भी बनेगा, इस तरह से बनते रहते हैं क्वेश्चन। अभी तो जेसीसी का सिलेबस देखना मतलब देख ही रहा हूँ, अभी क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है, लेकिन पूछ सकते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जेसीसी के एग्जाम में उठाया जाता है ना, डायरेक्ट एनसीईआरटी। विटिकल्चर तो पता होगा, और जो कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स है यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे ग्रेप्स लिखा होता, क्योंकि हिंदी वर्जन देखिए यहाँ पे सही है ना। कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स को विटिकल्चर का नाम से जानते हैं ना। तो विटिकल्चर बहुत फेमस क्वेश्चन है, आपसे बार पूछते हैं
कल्टीवेशन ऑफ जो ग्रेप्स होता है उसको विटीकल्चर बोलते हैं। हॉर्टिकल्चर में क्या करते हैं आप लोग, हॉर्टिकल्चर में ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फॉर कमर्शियल यूज, कमर्शियल पर्पस के लिए जो है से आप लोग यूज करते हैं। कमर्शियल कभी भी वर्ड आता है ना, समझ जाइए कि वहाँ पे मार्केटिंग के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। जैसे कमर्शियल वेबसाइट के बारे में बात करें, समझ जाइए कि वो कुछ सेल कर रहा है या फिर खरीद का काम कर रहा है, ओके। तो हॉर्टिकल्चर वही होता है, एग्रीकल्चर, एग्री प्लस सेरिकल्चर मतलब होता है जो रेशम होता है उसका, ठीक है। पीसीकल्चर में होता है फिश का प्रोडक्शन ना, फिश का प्रोडक्शन आप लोग करते हैं कोई पॉन्ड में, तो उसको बोला जाता है पीसीकल्चर। बाकी सब पता होगा, सब चीज़ डिस्कस कर दिया गया। पॉइंट नंबर जो इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, एग्रीकल्चर जैसे स्टेट लिस्ट में आता है। और कुछ अगर एग्रीकल्चर में सबसे फेमस क्या होता है, झूम के खेती, झूम के कृषि के बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा, यहाँ पे खेती के बारे में आया है तो झूम कृषि होता है उसको नॉर्थ जो आप लोग का इंडिया है, नॉर्थ ईस्टर्न साइड है, तो उसमें जो है से इसको जो है से झूमी खेती बोला जाता है। शिफ्ट एग्रीकल्चर होता है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, उसको झूम खेती बोला जाता है। ब्राज़ील में इसको रोका कहा जाता है, और मैक्सिको में इसको मिल्पा के नाम से जाना जाता है ना, और जो इंडोनेशिया मलेशिया वाला रीजन में इसको लदांग के नाम से जाना जाता है, इसको याद रखिएगा। और झारखंड में इसका जो लोकल नेम है वह करुआ है, जो झूम की कृषि है झारखंड में उसका नाम करुआ है, याद रखिएगा झारखंड के पर्सपेक्टिव में। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फ्लोइंग कंडीशंस कुड हार्म कॉफी प्लांटेशन, कॉफी प्लांटेशन को कौन जो है से हार्म कर सकता है। लोमी सॉइल जो है से कंटेनिंग ह्यूमस एंड मिनरल सच एज आयरन एंड कैल्शियम, यानी कि जो दोमट मिट्टी है जिसमें ह्यूमस और खनिज जैसे लोहा की कैल्शियम होता है, वह इसको हार्म कर देगा। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, यानी कि गर्म और आर्द्र होना चाहिए, आर्द्र का यहाँ पे थोड़ा सा वर्तनी गलत है, इसको सही कर दूंगा। गर्म और आर्द्र जलवायु इसके लिए हानिकारक है। रेन एट द टाइम ऑफ रेपनिंग ऑफ बेरीज, यानी कि जब बेरी जब परिपक्व होगा, जब उस समय पकने लगेगा, उस समय वर्षा हो जाएगा तो दिक्कत करेगा। या फिर रेन फॉल बिटवीन 150 एंड 250 सेंटीमीटर, यानी कि 150 से 250 सेंटीमीटर के बीच जो बारिश है वो जैसे दिक्कत करेगा। कौन सा चीज़ कॉफी प्लांट को दिक्कत करेगा, ये जो कॉफी प्लांट को दिक्कत करेगा वह करता है रेन्स एट द टाइम ऑफ रिपनिंग ऑफ बेरीज, जो बेरीज होता है उसका, उसमें जब पकेगा ना, तो जब उसमें पकने के समय अगर बारिश हो जाता है ना तब दिक्कत होता है, ओके। तो इस तरह का कुछ कहानी होता है, इसको देख लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका होगा। बाकी कोई भी चीज़ इसके लिए आइडियल कंडीशन है कि अगर आपको कॉफ़ी उगाना है तो। अगर लीडिंग प्रोड्यूसर अगर बात करें कॉफ़ी का, तो कॉफ़ी का लीडिंग प्रोड्यूसर इंडिया में सबसे ज़्यादा कर्नाटका का होगा, जो कि 71% उत्पादन करता है। उसके बाद केरला है ना, उसको ध्यान रखिए, कर्नाटका उसके बाद केरला, ओके, या यही है कर्नाटका केरला। लगभग कर्नाटका 71% कॉफ़ी का प्रोडक्शन करता है। बाकी सारी चीज़ तो बता दिया। कर्नाटका काफ़ी ज़्यादा न्यूज में भी रहा है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। बाकी अभी देखिए कर्नाटका है, आने वाला टाइम में कर्नाटका आएगा, तो ये मैं कोशिश करूंगा स्लाइड इस तरह से बनाऊंगा, एक स्लाइड यहाँ बनाऊंगा, एक स्लाइड, और दो स्टेट को कवर करूंगा जो कि न्यूज में रहेगा, ताकि जल्दी आपका कवर हो जाए, ओके। तो कैसा रहेगा, आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बाकी अगर टी के बारे में बात करें तो टी का लार्जेस्ट जो लीडिंग प्रोड्यूसर इंडिया में टी का, वह है आपका आसाम ना। उसके बाद आपको वेस्ट बंगाल आता है, ठीक है, उसको देख लीजिएगा, आसाम, वेस्ट बंगाल है, फिर तमिलनाडु है, उसके बाद कर्नाटका है, उसके बाद केरला है। चलिए इतना सारा हो गया, ठीक है, कि ये कर्नाटका केरला के ही से होता है। तो आसाम, वेस्ट बंगाल, उसके बाद तमिलनाडु था, कर्नाटका, केरला, ये टॉप 5 प्रोड्यूसर हैं जो कॉफ़ी होता है, ठीक है, इसको याद रखिए। सॉरी, टी के लिए था या सॉरी टी के लिए था ना। आंसर सी हो गया, देख लीजिएगा। हु इज द राइटर ऑफ द बुक वॉकिंग विद द कॉमरेड। कॉमरेड देखिए एक ऐसा पर्सनालिटी होता है जो कि आपको बुरा सिचुएशन में साथ दे और आपको इंकरेज करने की कोशिश करे, उसको कॉमरेड बोला जाता है। डियर कॉमरेड मूवी भी है, विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना। टाइम मिलेगा तो कभी देखिएगा, थोड़ा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अरुंधति रॉय, विक्रम सेठ, किरण देसाई या फिर झुम्पा लाहिड़ी। आंसर इसका अरुंधति रॉय होगा। अरुंधति रॉय काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, जैसे कि एक बुक तो हो गया वॉकिंग विद द कॉमरेड, बुक लिखते रहते हैं इन लोग, दर्जन भर बुक रहता है। एक जो बुक बहुत बार पूछे हैं वह है आपका द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स और द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। अगेन द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स एंड द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, याद रखिए। विक्रम सेठ का 2 बुक याद रखिएगा, असूटेबल बॉय और सुटेबल बॉय, ये भी क्वेश्चन पूछे हैं, द गोल्डन गेट, ये 2 बुक इनका है। किरण देसाई का इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, याद रखिएगा। इनका बुक है द लो लैंड ना, इनका बुक है द लो लैंड, और भी काफ़ी सारा बुक जाके लिखे हैं यह, ठीक है, द लो लैंड। और एक और बुक है द नेम सेक, चलिए ये भी याद रखिएगा। इनका होता क्या है ना कि हर एक चीज़ ना एक बार एक साथ माइंड में नहीं आता, बहुत सारी चीज़ डिस्कस करना होता है, तो इनका बुक याद रख सकते हैं। अरुंधति रॉय इसका आंसर हो गया। बुक के नाथों से भी क्वेश्चन रहेगा आपका, कैपिटल एंड करेंसी से भी क्वेश्चन रहेगा। इन 2021 हु बिकेम द फर्स्ट IAS टू विन अ मेडल इन पैरा ओलंपिक। पैरा ओलंपिक 2021 में कहाँ हुआ था, चाइना के अंदर। तो चाइना में 2021 में जब हुआ तो उसमें फर्स्ट IAS ऑफिसर कौन बने थे जो कि एक मेडल जीते पैरा ओलंपिक में,
उनका नाम है सुहास यथिराज ना, देख लीजिएगा सुहास यथिराज। सुहास यथिराज आंसर इसका हो गया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपको देखने को मिलेगा गौतम बुद्ध नगर नोएडा के हैं। ओके, गेम इनका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बैडमिंटन से है। फर्स्ट टाइम कुछ होता है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एक IAS ऑफिसर हैं और साथ ही साथ यह आपको देख सकते हैं यहाँ पे मेडल भी जीते हैं। ठीक है, तो सिल्वर मेडल जीते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, 2021 में। ठीक है, इंडिया जो था से अब बताया था आपको टोटल 19 मेडल जीता था ना, इसको ध्यान रखिएगा। अभी जो पैरालंपिक हुआ था चाइना में, टोटल 19 मेडल इंडिया जीतकर लाया था। जो पैरालंपिक हो रहा है 1924 से हो रहा है ना, उसको देख लीजिएगा, पहले से नहीं हो रहा। और जो 1896 में जो समर ओलंपिक स्टार्ट हुआ था वो बहुत बाद में जो है इसको ऐड किया गया था 1924 में। ठीक है, और अभी तो आपका इंडियन ओलंपिक्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज में चल रहा है ना। जो नेशनल गेम्स था उसका पुराना नाम क्या था? उसका पुराना नाम था इंडियन ओलंपिक गेम्स। ठीक है, इंडिया का ओलंपिक था हुआ, तो 1924 में ही जो है शुरू हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये सारा चीज़ हो गया। आंसर देख लीजिएगा सुहास यथिराज इसके आंसर हो गया। अंडर विच ऑफ द फ्लोइंग शेड्यूल्स ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 आर द गैंगेटिक डॉल्फिन प्रोटेक्टेड? बोला जा रहा है कि जो गंगा के डॉल्फिन है उसको जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, उसका किस शेड्यूल के तहत इसको प्रोटेक्ट किया गया है? तो शेड्यूल फर्स्ट में। देखिए इस तरह से क्वेश्चन लग रहा होगा कि यूपीएससी का क्वेश्चन है। जी नहीं, यह क्वेश्चन आपको एसएससी जीडी में आया हुआ था, बताना तो भूल गया। यह क्वेश्चन एसएससी जीडी में आया हुआ है, तो समझ सकते हैं कि मतलब कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो आजकल का मतलब जो जिस तरह से एग्जाम का पैटर्न होते जा रहा है, आप लोग उस तरह से तैयारी मत कीजिए। तैयारी इस तरह से कीजिए कि कोई भी एग्जाम जैसे कम्पीट आप कर सकें। क्यों? क्योंकि अब स्टूडेंट कोई भी एग्जाम आता है तो उसमें बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो छांटने के लिए ऐसा ऐसा क्वेश्चन बनाया जाता है कि एक स्टूडेंट को छांटा कैसे जाए। मैथ्स और रीजनिंग तो हर कोई करके ले जाता है, आपको इतना पता होगा। तो यही सब जीके से छटाएगा, हार्ड हार्ड क्वेश्चन बनाएगा आपको, तभी से छटाएगा स्टूडेंट लोग। ठीक है, तो मैथ रीजनिंग में तो पता है सब 100% मिलाने वाले हैं। तो फर्स्ट शेड्यूल के तहत इसको प्रोटेक्ट किया गया है। तो पॉइंट नंबर आपका फर्स्ट है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है कब आया? तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया 1972 का। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, उसको ध्यान देखिए। यहाँ पे गंगा के बारे में है। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट है कि गंगा को नेशनल रिवर डिक्लेयर कब किया गया? तो गंगा को नेशनल रिवर जो है डिक्लेयर किया गया 2008 में। ये नेशनल रिवर डिक्लेयर हुआ। अभी जो गंगा के डॉल्फिन है, तो याद रखिएगा नेशनल एक्वेटिक एनिमल यही गांगे डॉल्फिन है। तो 2010 में जो है से जो गंगा के डॉल्फिन है, गंगा के जो डॉल्फिन है गांगे डॉल्फिन के नाम से जाना जाता है, इसको 2010 में नेशनल एक्वेटिक एनिमल घोषित किया गया, इसको ध्यान रखिएगा। तो दो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1963 में पिकॉक जो है से आपको नेशनल बर्ड का दर्जा इसको मिला था। 1972 में आपको तो पता होगा अभी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया गया। 1973 में जो है से आपको प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था, इसको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में लाया गया था, उसी समय जिसमें केशवानंद भारती केस चला था ना, इसको ध्यान रखिए। केशवानंद भारती केस 1973 का ही है, कंट करके याद रखिएगा। फर्स्ट शेड्यूल के तहत इसको प्रोटेक्ट किया गया है, देख लीजिएगा। अ स्प्रिंग एट वेरीनाग इज द सोर्स ऑफ डैश रिवर इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में कहने मतलब जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे एक वेरीनाग आपको ताल देखने को मिलेगा, तालाब है। तो वह किस रिवर का सोर्स है? ब्यास, झेलम, रावी या फिर चिनाब? आंसर इसका झेलम हो जाएगा। तो वहाँ से झेलम रिवर जो है से निकलते हैं ना, ध्यान रखिएगा। वेरीनाग बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। ये देखिएगा, उसका फिगर देख रहा था, लगाया तो नहीं। पौंड जैसा चीज था, वहीं से निकलता था उसका सोर्स। अब आज बाद में जानते होंगे कि एक सोर्स होता है, वहाँ से थोड़ा बहुत और भी कहीं से पानी मिलता है, कुछ में ट्रिब्यूटरी मिला, तब जाकर वह बड़ी नदी बन जाती है। इस तरह से कुछ कहानी होता है। झेलम इसका सही आंसर हो जाएगा। द लास्ट नवाब ऑफ अवध वाज, अवध का अंतिम नवाब कौन थे? मीर जाफर, वाजिद अली शाह, अलवर्दी खां या फिर मंसूर अली खां? आंसर इसका वाजिद अली शाह हो जाएगा ना। नवाब जो थे अवध के, ध्यान रखिएगा, यह अवध के 11वें नवाब थे और अंतिम नवाब थे। आपको पता होगा 1948 में लाया गया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। ठीक है, हड़प नीति किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। 1948 से 56 तक इनका काल रहा था, लॉर्ड डलहौजी का, जिनके काल में ट्रेन भी आप लोग चलवाए थे। तो लॉर्ड डलहौजी काल में लाया गया जो था क्या बात कर रहा था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। तो 1948 में सबसे पहले सतारा को एनेक्स किया गया, और जो अवध आप देख रहे हैं वो 1956 में इसको एनेक्स किया गया था। और जिस समय 1956 में इसको अनेक्स किया गया उस समय वाजिद अली शाही वहाँ के किंग थे। तो यही बोला जा रहा है कि जो लास्ट मतलब नवाब बोला जाता है, नवाब थे, तो ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए जो है से अंतिम नवाब बने थे उनके, उसके बाद जो है से कोई नवाब नहीं बना था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। वाजिद अली शाह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एसएससी जीडी का क्वेश्चन है। अवध का अंतिम नवाब कौन थे? तो वाजिद अली शाह, इनको याद रखिएगा। ठीक है, यह अवध के थे। चलिए देखते हैं मीर जफर जो थे ना, मीर जफर
यह बंगाल के पहले नवाब थे, ध्यान रखिएगा, मीर जफर बंगाल के पहले नवाब थे। वाजिद अली शाह इसका आंसर हो गया। देख लीजिएगा 17 सबसे पहले एनेक्स किया गया था, क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है। इसको 57 में एनेक्स किया गया था, अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह थे। ठीक है। अंडर विच अमेंडमेंट वाज गोवा अकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ फुल फ्लेज स्टेट। बोला जा रहा है कौन सा अमेंडमेंट किया गया था जिसके तहत जो है गोवा को जो है फुल फ्लेज एक स्टेटस मिल गया था। तो वह था आपका 56 जो एक अमेंडमेंट था ना, ध्यान रखिएगा 56 अमेंडमेंट के तहत ये जो है गोवा को एक स्टेट का दर्जा मिला था। कब हुआ था? तो ये 1961 में हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। गोवा को दर्जा मिला 1961 में। 19 दिसंबर को गोवा जो है आप लोग लिबरेशन डे भी मनाते हैं, 19 दिसंबर को, इंपॉर्टेंट है। पुर्तगालियों के चंगुल से इसको छुड़ाया गया था ना, और उस समय जो गोवा बना था ना 25वां स्टेट बना था, ध्यान रखिएगा 25वां स्टेट गोवा बना। 26वां कौन बना था, याद है किसी को, भूल गए? 26वां बना था छत्तीसगढ़, 26 6 से 36 6 से 26, और उसमें बना था यह 1 नवंबर को। 27वां कौन बना? 27वां बना उत्तराखंड। ठीक है, उत्तरांचल पहले नाम था, 2007 में इसका नाम चेंज किया गया। 27वां बना 9 नवंबर को, और उसके बाद 28वां तो कहना ही नहीं है आप लोग का, झारखंड है। तो कब बना? ये बना आपको 15 नवंबर को, 2000 ईस्वी में सारा है। और 29वां कब बना? तो 29वां बना ये बना आपका तेलंगाना। कब बना? 2 जून 2014 को बना। ठीक है, उसमें टोटल 10 डिस्ट्रिक्ट था, अब तो ज़्यादा हो गया, उस दिन से डेटा अपडेट में खुद नहीं हुआ हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस तरह से कुछ कहानी है। तो अब फिर से जम्मू कश्मीर को हटाया गया और अब 28 स्टेट है, तो इस तरह से कुछ कहानी हुआ था। आंसर इसका 56 हो गया। बाकी जितने भी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है मैं डिस्कस करना चाहूँगा। एक सेकंड, थोड़ा सा, एक सेकंड नहीं होगा, 1 मिनट दीजिए। जो 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, इसमें 3 भाषा को ऐड किया गया था। याद आ रहा है आपको? 1971 जो था उस समय जो अमेंडमेंट किया गया, 71st हुआ था 1992 में ना, उसको देख लीजिएगा। तो 1992 में जब अमेंडमेंट हुआ तो उसमें 3 भाषा था, नेपाली था, कोंकणी था, और एक था आपका नेपाली, कोंकणी, और एक कौन बच रहा है, एक और नेपाली था, कोंकणी, एक मणिपुरी था। ठीक है, 3 लैंग्वेज को जो है से 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा इसको ऐड किया गया। 1967 में ऐड किया गया था, उस समय 21वां संविधान संशोधन हुआ था, उस समय सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया था पहली बार। शुरू में तो 8 ही लैंग्वेज था। 56 तो आंसर हो गया। 52nd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, यह एंटी डिफेक्शन लॉ है ना, एंटी डिफेक्शन लॉ है। 52nd यह हुआ था 1985 में। 10 शेड्यूल में इसको रखा गया है, क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। और ये भाई क्वेश्चन जो 61st जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 61st है, कब हुआ था? 1981 में यह हुआ था 61st, इसको ध्यान रखिएगा। और 1981 में क्या हुआ था? जो एज था वोटिंग राइट, ध्यान रखिएगा, वोटिंग राइट जो था वह जो था से 21 साल से घटाकर 21 साल से इसको लोअर करके 18 साल कर दिया था वोटिंग एज ना, इसको ध्यान रखिएगा। तो सारा अमेंडमेंट आपको बता दिया, सब चीज़ एक बार माइंड पे नहीं रहता है थोड़ा सा, सॉरी फॉर दैट। तो नेपाली था, कोंकणी और मणिपुरी। ठीक है, और जो 3 हो गया यहाँ से सिंधी 1967 में बता दिया। जो 4 लैंग्वेज बाद में ऐड किया गया था, ये भी बता ही देते हैं, फिर से रिवीजन हो जाएगा। जो 4 लैंग्वेज ऐड हुआ था बाद में, आपको याद होगा कौन कौन है? बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली, ये 4 था। संथाली भाषा झारखंड का है ना, इसको देखिएगा, यह था 2003 में ऐड हुआ था। संविधान संशोधन कौन सा हुआ था? तो ये हुआ था आपका 92वां संविधान संशोधन ना, 92वां हुआ था 2003 में। सारा डेटा हो गया। अब एक करंट अफेयर से क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच इज द चैंपियन ऑफ IPL 22? IPL 2022 मैं देख रहा था 2015-16 का पेपर JSSC CGL का, तो उसमें क्रिकेट से ना क्वेश्चन डाले थे, 1-2 क्वेश्चन। करंट अफेयर से लगभग बताया था ना 8 से 10 क्वेश्चन डाले थे। देख लीजिएगा, तीसरे क्वेश्चन आते हैं। करंट को छोड़कर आप नहीं चल सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में आपको सक्सेसफुल होना है तो करंट को छोड़कर मत चलिए। झारखंड के स्टूडेंट मुझे पता नहीं चलता है करंट पढ़ते भी हैं या नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि फीडबैक इस पर अच्छा नहीं आता है आप लोग का। करंट को पढ़िए, छोड़िए मत, ठीक है, और उसका बैकग्राउंड पढ़िए, प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, मेरे पर भरोसा रखिए आप। चेन्नई सुपर किंग्स, गुजरात टाइटन्स, राजस्थान रॉयल्स या फिर मुंबई इंडियंस? सही आंसर हो जाएगा गुजरात टाइटन्स। तो अगर सिंपल से क्वेश्चन पूछना होगा कि कौन जीता, तो पूछ देंगे गुजरात टाइटन्स। ज़्यादा दिमाग खराब हुआ JSSC वालों को तो कहेंगे तो बताइए भाई किसको हराए थे, यानी कि रनर अप कौन रहा था, यानी किसको हराया गया, उप विजेता कौन थे? तो राजस्थान रॉयल्स जो था RR, वही जो है से उप विजेता रहा था। इसी को जो है से हराया गया था गुजरात टाइटन्स के द्वारा। सबसे ज़्यादा जो IPL का ट्रॉफी जीता गया हुआ 5 बार जीता गया मुंबई इंडियंस के द्वारा, और जो चेन्नई सुपर किंग है वो दूसरा स्थान पर, यानी कि 4 बार इसके द्वारा IPL ट्रॉफी जीता गया है। IPL जो है से आपको देखने को मिलेगा 2008 में शुरू हुआ था, ओके। और जो
फर्स्ट संस्करण था शायद उसका विजेता राजस्थान ही था उसको, ठीक है। इसको अपडेट कर दूंगा अगर कुछ गड़बड़ होगा तो, ओके। शायद जहाँ तक याद आ रहा है राजस्थान ही था। 2008 में शुरू हुआ था, अगर कुछ गड़बड़ होगा तो उसको देख लेंगे, ठीक है, कॉन्डोस में चिपका दूंगा, ओके। और इसको पीडीएफ में डाल दूंगा। दूसरा बात है जो अभी देखने को मिलेगा आपको बीसीसीआई के बारे में, ओके। पूरा विश्व का सबसे अमीर क्रिकेट बॉडी है। बीसीसीआई के चेयरमैन आपको देखने को मिलेंगे सौरव गांगुली, इनको ध्यान रखिएगा। और अभी एक लोढ़ा कमेटी जो था बनाया गया था बीसीसीआई में रिफॉर्म करने के लिए ना, ध्यान होगा। जब आईपीएल में सट्टेबाजी हुआ था तो उसमें लोढ़ा कमेटी का गठन किया गया था। कब किया गया था? 2015 में, इसको ध्यान रखिएगा। वन ऑफ द स्टेट्स थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस इज, बोला जा रहा है कि कौन सा स्टेट है जिससे होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है? जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड। ये सब जेसीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आंसर झारखंड होगा, पता होगा। झारखंड से कर्क रेखा गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है ना, इसको ध्यान रखिएगा, ओके। लैटिट्यूड बोला जाता है। और लॉन्गेस्ट लाइन लैटिट्यूड कौन है? तो आपको पता होगा इक्वेटर, 0 डिग्री लैटिट्यूड ना, ये लॉन्गेस्ट होता है। झारखंड इसका आंसर हो गया। 8 टोटल स्टेट होते हैं जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है यहाँ पे देख लीजिएगा 23.5 डिग्री नॉर्थ में, इसको ध्यान रखिएगा। झारखंड के किस पार्टिकुलर प्लेस से, रांची में, आपको पता होगा रांची के किस प्लेस से वहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है? क्वेश्चन बताइए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है रिपोर्ट किसे सबमिट करता है? द स्पीकर ऑफ लोकसभा, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर को किसको करता है? मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर या जो है से किया जाता है उसको। आंसर इसका ए होगा, जो द स्पीकर ऑफ लोकसभा ना, लोकसभा के स्पीकर को पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है अपना रिपोर्ट सबमिट करती है, ध्यान रखिएगा। पब्लिक अकाउंट कमेटी अभी कौन है इसके? अधीर रंजन चौधरी अभी पब्लिक पैक है ना, ध्यान रखिएगा। अधीर रंजन चौधरी जो है पैक है। पैक में टोटल कितने मेंबर होते हैं? पब्लिक अकाउंट कमेटी टोटल 22 मेंबर देखने को मिलेंगे। इसका कॉम्बिनेशन होता है 15 + 7, यानी कि 15 लोकसभा से और राज्यसभा से 7 होते हैं। जो पब्लिक अकाउंट कमेटी के जो चेयरमैन होता है उनको अपॉइंट करने का काम होता है लोकसभा स्पीकर का ही, ध्यान दीजिएगा, गलत मत कीजिएगा। लोकसभा स्पीकर जो होते हैं वही जो है अपॉइंट करते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन को, ये मत बोल दीजिएगा कि प्रेसिडेंट करते हैं। जो कैग देखने को मिल रहा है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये जो है अपना रिपोर्ट जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करते हैं, फिर आपको पता होगा प्रेसिडेंट पार्लियामेंट, ओके। तीसरा से कुछ कहानी होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कैग का तो मेंशन है आर्टिकल 148 151। वर्तमान में कैग कौन है बताइए आंसर, ठीक है। पार्लियामेंट का सबसे बड़ा कमेटी होता है एस्टीमेट कमेटी ना, एस्टीमेट कमेटी जो है उसमें टोटल 30 मेंबर होते हैं और सारे के सारे लोकसभा से ही होते हैं, ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायत समिति के जो सदस्य हैं उनके बारे में बात किया जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, जो पंचायत समिति के जो सदस्य हैं वह डायरेक्ट जनता के द्वारा चुने जाते हैं, यानी कि डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल, इसको ध्यान रखिएगा। एक होता है ग्राम सभा होता है, एक पंचायत समिति होता है। तो पंचायत समिति जो है इंटरमीडिएट लेवल पे काम करता है। यहाँ पे आपको जिला परिषद देखने को मिलता है, सबसे जो हाईएस्ट अपेक्स बॉडी होता है पंचायती राज सिस्टम में, आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जिला जो हो गया, ग्राम सभा हो गया, उसके बाद पंचायत समिति, उसके बाद जिला परिषद। तो अपेक्स बॉडी होता है यह इंटरमीडिएट के जैसा कार्य करता है, यानी कि जो ग्राम सभा है और जिला परिषद दोनों के बीच में एक इंटरमीडिएट के जैसा यह कार्य करता है पंचायत समिति। ग्राम सभा के मेंबर सभी होते हैं, जितना भी पुरुष या महिला हो जिनका एज 18 साल हो जाता है वह ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। पंचायत समिति का जो आपको चुनाव लड़ना होगा तो उसके लिए एज 21 साल चाहिए होता है, इसको ध्यान रखिएगा, 21 साल चाहिए होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, ठीक है। यहाँ पे जो अगर पंचायत के बारे में अगर बात करिएगा तो आर्टिकल जो 243 है, 243 का सेक्शन सी, तो 243C जो है पंचायत के बारे में बात करता है, इसको ध्यान रखिएगा। जितना ही पंचायत का प्रोसेस आप लोग देखते हैं तो डीपीएससी भी पार्ट है, आर्टिकल 40 के तहत यह आता है, ध्यान रख सकते हैं इसको भी। और आपको बताया था कि जो आर्टिकल 243 है पंचायत में महिलाओं के लिए जो 33% सीट है 1/3 जिसको बोलते हैं वो आरक्षित है, वो आर्टिकल 243 सेक्शन के तहत ऐसा किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, ओके। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जनता के द्वारा डायरेक्ट जो है इलेक्ट किए जाते हैं। अब एट द 11th आवर अब करंट अफेयर से कुछ डिस्कस करते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट आज क्वेश्चन बना है इससे। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, इंदौर से, कर्नाटका से। तो इंदौर जो है लगातार 6ठा बार जो है स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में टॉप सिटी बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बन जाता है। अगर बोले कि भारत का सबसे क्लीन सिटी कौन है स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में, तो वह है इंदौर, ठीक है। तो चलिए कभी इंदौर मेरे साथ घूम के आते हैं भाई, क्या है वहाँ पे देखते हैं। सेकंड पे सूरत है ना, तो ध्यान रखिएगा, इंदौर सबसे फर्स्ट पे है, टॉप पे सूरत है, आपको गुजरात में देखने को मिलेगा।
तो मोदी का जो गांव शहर कस्बा है वो भी पीछे नहीं है। मध्य प्रदेश जो है क्लीनेस्ट स्टेट का दर्जा इसको मिला है। आपको मैं झारखंड के भी पर्सपेक्टिव में बताया था कि जो 100 सिटी का जो था, बिगर सिटी में जो 100 का हुआ था, तो उसमें झारखंड को दूसरा जो है अवार्ड मिला था। ठीक है, इसको बताया था आपको, टेलीग्राम पे जाके विजिट कर लीजिएगा। तेलंगाना जो है से टॉप स्टेट आया था, फर्स्ट आया था इन द लार्ज स्टेट कैटेगरी फॉर क्लीननेस ऑफ विलेजेस। यानी कि अगर विलेज कैटेगरी में बोलेगा तो सबसे ज़्यादा जो स्वच्छ है वह जो है से तेलंगाना है। ओके, इसको ध्यान रखिएगा। ओवरऑल आपको मध्य प्रदेश देखने को मिलेगा, विलेज कैटेगरी में तेलंगाना देखने को मिलेगा, तो इसको देख लीजिएगा। ओके, और उसके बाद ESSG मतलब लिखा हुआ है स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण 2022। उसके बाद हरियाणा है, उसके बाद तमिलनाडु है ना। चलिए, शशि थरूर के बारे में याद रखिए। अगर पूछ दे आपसे कि इनका जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ पे है, तो तिरुवनंतपुरम है, जो कि केरल का कैपिटल है। ठीक है, फर्स्ट बार चुनाव लड़े थे 2009 से, तो ध्यान रखिएगा तिरुवनंतपुरम से यह लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी इनका है। झारखंड में कितना सीट है लोकसभा का? 14 है। राज्यसभा कितना है? 6 है। चलिए, अच्छा 6 की 6 आप लिखी, तो लोकसभा का अभी जो मेंबर है कौन है, सॉरी राज्यसभा का मेंबर कौन कौन से हैं बताइए जरा। एक तो शिबू सोरेन, महुआ माझी भी है, बताइए। और जरा चाइना से जो अब एक पर्सन देखने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा होगा, पर्सन नहीं है यहाँ पे, एक आपको देखने को मिलेगा, एक रिसर्च जो है से भेजा गया है, रोवर है एक तरह का, यान बोल सकते हैं, जो कि मंगल ग्रह का है। चाइना से एक जुओरोंग रोवर है ना, हैज़ फाउंड 2 ह्यूज फ्लड्स ऑन मार्स। यानी कि मंगल ग्रह पर जो है से दो जो है से यह खोज किया है कि वहाँ पे बहुत पहले जो है, कितना साल पहले, 1.6 मिलियन ईयर एगो पहले जो है वहाँ पे बहुत बाढ़ आया था, तो उसका खोज किया है। तो पूछ देगा आपसे कि जो जुओरोंग रोवर है वह किसका है, तो चाइना का है ना, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आंसर इसका मतलब आंसर क्या है इसका, तो आंसर देख लीजिए अपने। ठीक है, मार्स के लिए है, रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है इसको। ओके, फोबोस और डिवोस, दो इसके सैटेलाइट देखने को मिलेंगे, रेड प्लैनेट है, इसको ध्यान रखिएगा। हम लोग का यहाँ पे मोम है ना, मार्स ऑर्बिटर मिशन 2013 में इसको हम लोग लॉन्च किए थे, मार्स ऑर्बिटर मिशन को, इसको ध्यान रखिएगा। एक ही बार में हम लोग सक्सेसफुल हो गए थे। ठीक है, चलिए, फर्स्ट एशियन कंट्री बने थे। इंडियाज डिफीटेड साउथ अफ्रीका एंड ऑन द T20 सीरीज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द होम ग्राउंड। बोला जा रहा है कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ भाई कि साउथ अफ्रीका को हम लोग हराए थे, तो पहली बार जैसे T20 सीरीज जीते हैं, तो इंपॉर्टेंट है, क्रिकेट से क्वेश्चन बनता है। लॉन्ग टर्म जो ट्रेजरी बॉन्ड होता है, तो उसको यूके में गिल्टिस बोला जाता है, सॉरी गिल्ट्स बोला जाता है। गिल्ट बाजार किसे कहा जाता है, क्वेश्चन बताइए। गिल्ट बाजार से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो लॉन्ग टर्म ट्रेजरी जो यूके में होता है वह जो है उसको गिल्ट बोला जाता है। कोलकाता का दुर्गा पूजा, अभी दुर्गा पूजा तो हो ही रहा है, ठीक है, आज भी आप लोग करेंगे। तो कोलकाता का जो दुर्गा पूजा है, ध्यान दीजिएगा, यूनेस्को का रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ यहाँ पे नहीं होना चाहिए, इंटेजिबल कल्चर हेरिटेज में शामिल हो गया है, ह्यूमैनिटीज में ना, लास्ट दिसंबर में। तो यानी कि जो यूनेस्को का इनटेंजिबल कल्चर हेरिटेज होता है उसमें अब कोलकाता का दुर्गा पूजा भी ऐसे शामिल है। तो ध्यान रखिएगा, यह कोलकाता का दुर्गा पूजा है। कोलकाता में बहुत ही धूमधाम से दुर्गा पूजा सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये लास्ट दिसंबर का न्यूज़ है, तो थोड़ा अभी का और थोड़ा पीछे का भी न्यूज में चल रहा हूँ, उसको ध्यान रखिएगा। जो कमर्शियल आर्म होता है इसरो का, उसका नाम है देखिएगा न्यू स्पेस ना। तो अगर पूछेगा कि इसरो का जो आर्म है कमर्शियल आर्म, उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको न्यू स्पेस के नाम से जाना जाता है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। वो वन वेब के साथ ऐसे कंबाइन किया है और सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा। तो वन वेब किसका है, यह स्पेस एक्स का है ना, स्पेस एक्स का है। किसका है स्पेस एक्स? इलोन मस्क का। उनका रॉकेट का नाम फाल्कन 9 है। ये बहुत ही एक महान पर्सनालिटी देखने को मिलेंगे। पता है जब इनका लास्ट टाइम जो था रॉकेट लॉन्च हो रहा था, सैटेलाइट जब लॉन्च कर रहे थे, तो सोचिए कि पूरा घर द्वार सब बेचकर एकदम भिखमंगा बने हुए थे। मतलब सोच रहे हैं डेडिकेशन किस तरह का है। तो अपना जो कोई भी चीज़ आपको सक्सेसफुल मिलता है ना, तो उसमें हर एक चीज़ आपको झोंकना पड़ता है। जब तक झोंकिएगा नहीं तब तक आपको कुछ उधर से आउटपुट नहीं मिलने वाला है। तो पूरी तरह से झोंकिए, तब रिजल्ट जो है निकल कर आएगा सक्सेसफुल। जो भी लोग लिए हैं, चाहे जिस फील्ड में लिए हैं, आज इतना आसान नहीं है, ठीक है। मेरे पास भी अगर 7,000 सब्सक्राइबर है तो उसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े हैं, ठीक है। कोई भी काम आसान नहीं होता है, डेडिकेशन के साथ करना होता है। इंडिया का जो विंडमैन है, ध्यान दीजिएगा, इनको वायु पुरुष बोला जाता है, विंडमैन। उनका नाम है तुलसी तांती ना, तुलसी तांती नाम है। यह अभी इनका जो डेथ कर गए थे, तो आपको न्यूज में आया हुआ है, रेस्ट इन पीस हो गए हैं। तो यह सुजलोन एनर्जी का फाउंडर है, तो इनको इसीलिए विंडमैन के नाम से जाना जाता है। सुजलोन एनर्जी का फाउंडर कौन है? तो तुलसी तांती है, इनको विंडमैन के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वाटर मैन ऑफ इंडिया किनको बोला जाता है? राजेंद्र सिंह को बोला जाता है। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किनको बोला जाता है? वो बोला जाता है डॉल्फिन मैन RK सिंह को बोला जाता है। उसके बाद माउंटेन मैन दशरथ मांझी। मैंगो मैन उस्फाक उल्ला खां है ना, उस्फाक उल्ला खां है,
ठीक है, ध्यान रखिएगा सब चीज़ जो बताया सो। अगर फिर से सुनना होगा तो थोड़ा सा पीछे कर लीजिए वीडियो। इंडिया परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूएन, ये क्वेश्चन बनता है कि इंडिया का जो यूएन में परमानेंट मेंबर कौन है, सॉरी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है, तो यह है आपको रुचि खामूज ना, इसको ध्यान रखिएगा। रुचिरा खामूज है, ये आपको परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव देखने को मिलेंगे यूएन में, इसको ध्यान रखिएगा। यूएन में टोटल 5 परमानेंट मेंबर हैं, 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 ऐसे नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। ये 10 नॉन परमानेंट होते हैं, वो 2 साल के लिए हैं, तो अभी नॉन परमानेंट मेंबर में इंडिया भी अभी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। और ऑर्गन यूनाइटेड नेशन का 6 है। कौन कौन 6 ऑर्गन है बताइए जरा, आप लोग आंसर नहीं देते हैं, थोड़ा सा पार्टिसिपेट कीजिए। देखिए लेक्चर को मैं इस तरह से लाऊंगा ना, आपको मजा आ जाएगा। सिर्फ झारखंड का छोड़िए ना, पूरा इंडिया का कोई भी एग्जाम कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। आपको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील अभी जायर बोल्सोनारो है, इलेक्शन हो रहा है तो अभी न्यूज में है। कैपिटल ब्राजीलिया है, करेंसी यहाँ पे रियाल चलता है, देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इस तरह कुछ न्यूज आपको पढ़ते चलना है। तो स्टैटिक कवर करा दिया कि कैपिटल और करेंसी, इस तरह से। और कुछ न्यूज देख लेते हैं। लंदन मैराथन जो 2022 का था, उसके विनर है आमोस किप्रूटो ना, नाम थोड़ा टेढ़ा रहता है। कीनिया के पर्सन है, कैपिटल और करेंसी लिखिए। इथोपिया के जो पर्सन, उनका नाम है एलेम जर्फ एहुआलाओ, ठीक है। तो वाई से याद रखिएगा, नाम इन लोग का टेढ़ा होता है, ओके। तो मैं भी फर्स्ट टाइम पढ़ रहा था। तो इथोपिया के पर्सन है, तो याद रखिएगा इथोपिया और कीनिया। कैपिटल करेंसी लिखिए जरा। तो यह वुमेन कैटेगरी में लंदन मैराथन 2022 जीते हैं। तो मेन और वीमेन दोनों कैटेगरी में आपको याद होगा, गेम एंड स्पोर्ट्स से क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाएगा, ठीक है। चलिए, फॉर द फर्स्ट टाइम यूएई इंट्रोड्यूस, ध्यान दीजिएगा, यूएई जो से पहली बार ऐसा काम किया है। यूएई पहली बार एंट्री वीजा जो है के लिए अब किसी को ब्रोकर की आपको आवश्यकता नहीं होगा, वहाँ पे जाना है तो कोई ब्रोकर की आवश्यकता आपको अब नहीं पड़ने वाला है। तो यूएई करने वाला ऐसा फर्स्ट कंट्री बन चुका है। और आपको पता था कि अभी टूरिज्म, वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को आप लोग सेलिब्रेट किए। तो इंडिया का जो अभी डेटा आया था, इंडियन स्टेटिक्स जो टूरिज्म था, तो उसका डेटा के अनुसार जो इंडिया के लोग जो सबसे ज़्यादा विजिट करने के जहाँ कोशिश करते हैं, ये जाते हैं, पसंदीदा स्थान है वह यूएई है ना, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है, ध्यान रखिए। कैपिटल इसका अबू धाबी है। दुबई इसका बहुत फेमस कैपिटल, जहाँ पे बुर्ज खलीफा है, आपको पता होना चाहिए। हेडक्वार्टर ऑफ जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है वह दुबई में ही देखने को मिलेगा ना, इसको देख लीजिएगा। C919 चाइना का लार्जेस्ट होममेड पैसेंजर एयरक्राफ्ट अभी बना है, देख लीजिएगा। एक है शास्त्र 2005, ये रामानुजन प्राइज है से दिया गया है। इनका नाम है यूंग क्यूंग तांग, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर है कैलिफोर्निया में, यूएसए में। तो यह मैथ्स के फील्ड में दिया जाता है, तो यह अवार्ड देख लीजिएगा। रामानुजम प्राइज यह दिया गया है शास्त्रा के द्वारा, ठीक है। 2005 में इसको फॉर्म किया गया था, पूछ सकते हैं आपको, एक आपको इंस्टीट्यूशन देखने को मिलेगा शास्त्रा। तो फील्ड ऑफ मैथ दिया जाता है। एबेल पुरस्कार भी मैथ के फील्ड में दिया जाता है, एबेल प्राइज पता होना चाहिए। एक आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे कांजूरन फुटबॉल स्टेडियम अभी न्यूज में आया था, इंडोनेशिया का। वहाँ पे अभी भगदड़ मच गया था, ठीक है, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, 125 लोग जो है से मारे गए थे। वैसे भगदड़ मचा तो जो टीम जीता तो विरोधी ऐसे करने लगे कि विरोध करने लगे थे। गुस्सा आ जाता है ना भाई, मेरा टीम हार गया तो गुस्सा आ जाता है। तो गुस्सा आ गया तो वहाँ पे भगदड़ मच गया था, ठीक है, मैदान में उतर गया। तो वहाँ पे गोला वाला जो है से, आंसू का गोला जो है से, टीयर गैस जो है छोड़ना पड़ा था, जिसके चलते भगदड़ मचा था। तो इस तरह से कुछ कहानी देखने को मिलेगा। तो यह स्टेडियम में न्यूज में आ गया है, तो कहाँ पे है इसका लोकेशन थोड़ा सा याद रखिएगा। ओके, दैट्स इट फॉर दिस क्लास। तो विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं वंस अगेन। ओके, हो सके तो वीडियो को लाइक कर दे अगर अच्छा लगा होगा तो। और दूसरी बात तो मैं सॉरी बोलना चाहूँगा, क्योंकि वीडियो में आपको लेट प्रोवाइड करा रहा हूँ, जो मैं टाइम दिया था मैं उस पर नहीं कर पाया, तो सॉरी फॉर दैट। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वंदे भारतम, जय हिंद।